इंजीनियर के अंगूठे का रोमांचक किस्सा। मेरे दोस्त मिस्टर शर्लक होम्स के पास सलाह के लिए जो सारी परेशानियां हमारी मित्रता के सालों के दौरान लाई गई हैं, उनमें से केवल दो ऐसी हैं जो मैं उसके ध्यान में लेकर आया। एक मिस्टर हैदरली के अंगूठे की और एक कर्नल वॉबर्टन के पागलपन की। इनमें से दूसरी शायद एक सटीक और असली परखने वाले के लिए बेहतर होगी, मगर दूसरे वाले की नींव इतनी अजीब और बारीकियां इतनी नाटकीय थीं कि ये रिकॉर्ड में रखने के ज्यादा लायक है। भले ही इसने मेरे दोस्त को ऐसे कम अवसर दिए हों जिसमें वो तर्क देने के अपने खास तरीकों से बेहतरीन नतीजों पर पहुंच पाए। मेरे ख्याल से ये कहानी एक बार किसी अखबार में बताई गई है, मगर हर उस छपी कहानी की तरह इसका असर भी कम हो जाता है जब अनुच्छेद के रूप में अखबार के आधे कॉलम में दी गई हो। इसके मुकाबले तब ज्यादा असर होता है जब तथ्य धीरे धीरे आंखों के सामने विकसित होते हैं और रहस्य आहिस्ता आहिस्ता साफ होकर नई खोज बनते हैं, फिर एक नया पड़ाव बनाते हैं जो पूरे सच के करीब ले जाता है। उस समय पर स्थितियों ने मुझ पर गहरा असर किया और बीते 2 साल भी इस असर को कम नहीं कर पाए हैं। सन 89 में गर्मी के मौसम में मेरी शादी के कुछ ही समय बाद ये घटनाएं घटी थीं जिनका सारांश मैं अब देने जा रहा हूं। मैं फिर सिविल प्रैक्टिस शुरू कर चुका था और मैंने आखिरकार होम्स को बेकर स्ट्रीट के कमरों में अकेला छोड़ दिया था। हालांकि मैं लगातार उससे मिलने जाता था और कई बार उसे अपनी बोहेमियन आदतें यहां तक छोड़ने को राजी कर लेता था कि वो हमसे मिलने आए। मेरा काम तेजी से बढ़ा था और क्योंकि मैं पैडिंगटन स्टेशन के पास ही रहता था, मेरे कुछ मरीज अधिकारियों में से भी थे। इनमें से एक, जिसकी एक दर्दनाक और लंबी बीमारी को मैंने मिटाया था, वो ना मेरी अच्छाइयों की तारीफ करते और ना ही बाकी मरीजों को मेरे पास भेजने से थकते हैं जिनके ऊपर उनका कोई प्रभाव हो। एक सुबह 7 बजने के थोड़े से पहले मुझे दरवाजा बजाकर एक नौकरानी ने उठाया और ये सूचित किया कि 2 आदमी पैडिंगटन स्टेशन से आए हैं और मेरे परामर्श वाले कमरे में बैठे हैं। मैं जल्दी से तैयार हुआ क्योंकि तजुर्बे से जानता था कि रेलवे के मामले छोटे मोटे कम ही होते हैं। मैं जल्दबाजी में नीचे उतरा और उतरते हुए मैंने देखा एक पुराने दोस्त गार्ड को जिसने कमरे से निकलकर अपने पीछे दरवाजा कसकर बंद किया। वो यहीं मेरे साथ हैं, वो अंगूठा पीछे दिखाते हुए फुसफुसाया। वो ठीक है। क्या हुआ? मैंने पूछा। उस गार्ड के तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब प्राणी मेरे कमरे में कैद था। एक नया मरीज है, वो फुसफुसाया। मैंने सोचा उसे खुद ही यहां लेकर आऊं, वरना हाथ से फिसल जाएगा। यही है, बिल्कुल सुरक्षित। अब मुझे चलना चाहिए डॉक्टर, मेरी भी ड्यूटीज हैं आपकी तरह। और वो निकल पड़ा, अपना टिकट काटने वाला यंत्र लिए, बिना मुझे शुक्रिया कहने का मौका दिए। मैं अपने परामर्श वाले कमरे में गया और मैंने वहां एक सज्जन को मेज के पास बैठा पाया। वो सभ्यता से ट्वीड सूट पहने बैठा था और उसने कपड़े की मुलायम टोपी मेरी किताबों पर रखी थी। उसके एक हाथ पर रुमाल बंधा हुआ था जो खून के छींटों से रंगा था। वो जवान था और मजबूत, मर्दाना चेहरा देखकर कहना चाहिए 25 से ज्यादा का नहीं होगा, मगर बहुत ही फीके रंग का था और वो मुझे ऐसे आदमी जैसा लग रहा था जो किसी कठोर परेशानी से जूझ रहा हो, जिसे काबू में रखने के लिए पूरे मनोबल की जरूरत पड़ रही हो। आपके दरवाजे पर इतनी सुबह खटखटाने के लिए माफी चाहता हूं डॉक्टर, उसने कहा, मगर रात में मेरे साथ बड़ी गंभीर दुर्घटना घटी है। मैं रेल से इसी सुबह आया और पैडिंगटन में पूछने लगा कि मुझे डॉक्टर कहां मिलेगा, तो एक अच्छे व्यक्ति ने दया करके मुझे आप तक ले आया। मैंने नौकरानी को अपना कार्ड दिया, मगर मैं देख रहा हूं कि उसने यही मेज पर ही छोड़ दिया है। मैंने उसे उठाया और देखा। मिस्टर विक्टर हैदरली, हाइड्रोलिक इंजीनियर, 16A विक्टोरिया स्ट्रीट, 3री मंजिल। ये नाम, तरीका और पता था मेरे अतिथि का। आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूं, मैंने कहा और पुस्तकालय वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैं समझता हूं कि आप अभी अभी रात के सफर से आए हैं, जो अपने आप में बड़ा नीरस काम है। मैं अपनी रात को नीरस तो नहीं कहूंगा, उसने कहा और वो हंसा। और जोर से हंसा।
ऊंची जोरदार आवाज में। वो अपनी कुर्सी में पीछे टिका और बाजू से थरथराने लगा। उस हंसी के खिलाफ मेरी डॉक्टर वाली प्रवृत्ति जाग उठी। बंद करो, मैं चिल्लाया। अपने आप पर काबू करो। फिर मैंने कांच के कंटर से पानी डाला, मगर यह फिजूल था। वो उस तरह के पागलपन भरे विस्फोट में डूबा था जो एक मजबूत प्रकृति वाले पर तब टूट पड़ते हैं जब कोई बड़ी मुसीबत खत्म और गायब हो गई हो। मैं बेवकूफी कर रहा हूं, वो बोला। बिल्कुल नहीं, ये पी लीजिए। मैंने पानी में हल्की सी ब्रांडी मिलाई और उसके सफेद गालों में रंग आने लगा। ये बेहतर है, उसने कहा। तो अब डॉक्टर, शायद आप मेरे अंगूठे को जांचने की मेहरबानी करेंगे, या यूं कहूं, वो जगह देखेंगे जहां मेरा अंगूठा हुआ करता था। उसने हैंकरचीफ खोला और अपना हाथ आगे किया। उसे देखकर मेरा कठोर हो चुका साहस कांप उठा। उसमें 4 उभरी हुई उंगलियां थीं और एक लाल स्पंज जैसी सतह थी जहां अंगूठा होना चाहिए। उसे काटा गया था या जड़ से उखाड़ दिया गया था। हे भगवान, मैं चिल्लाया। यह तो बहुत बुरा जख्म है, बहुत खून निकला होगा। हां, निकला था। जब खत्म हुआ तो मैं बेहोश हो गया था और मुझे लगता है कि काफी वक्त तक बेसुध पड़ा हुआ था। जब मुझे पता चला कि अभी भी मेरा खून बह रहा था, मैंने कलाई पर रुमाल का एक कोना कसकर बांध दिया और लकड़ी से सहारा दिया। बहुत अच्छे, आपको तो डॉक्टर होना चाहिए। आप समझिए कि यह हाइड्रोलिक्स का मामला था और मेरी काबिलियत में आता था। मैंने घाव को जांचते हुए कहा, यह किसी भारी और नुकीले यंत्र से किया गया है। एक चॉपर जैसी चीज, उसने कहा। मानता हूं दुर्घटनावश हुआ है। बिल्कुल नहीं। क्या? हत्या का वार? बिल्कुल हत्या जैसा ही। आप तो मुझे डरा रहे हैं। मैंने जख्म को स्पंज किया, साफ किया, पट्टी की और आखिरकार उसे रुई और काबुलाइज्ड पट्टियों से ढका। वो बिना हिचके पीछे की ओर टिका रहा, पर समय समय पर अपना होंठ काट रहा था। कैसा है? मैंने काम खत्म करके पूछा। बढ़िया। अब की ब्रांडी और बैंडेज के कारण मुझे कुछ नया सा महसूस हो रहा है। मैं बहुत दुर्बल हो गया था, मगर काफी परेशानियों से भी तो गुजरा हूं। शायद आपको इस मामले के बारे में अभी कुछ कहना नहीं चाहिए। ये निश्चित ही आपकी हिम्मत को थका रहा है। ओह नहीं नहीं नहीं, अब नहीं। मुझे पुलिस को अपने पक्ष की कहानी तो सुनानी ही होगी, मगर हम दोनों के बीच की बात है। अगर मेरे अंगूठे जैसा सबूत न होता तो वो मेरे बयान पर ताज्जुब करते, क्योंकि ये बड़ा ही अजीब मामला है और मेरे पास इसे साबित करने के लिए सबूत के तौर पर कुछ भी नहीं है। और अगर वो मेरी बात मान भी लें, मैं उन्हें जो सुराग दे सकता हूं वो इतने धुंधले हैं कि यह सवाल उठता है कि इंसाफ होगा भी या नहीं। हां, मैं चिल्लाया। अगर इस परेशानी में कुछ भी ऐसा है जो आप सुझाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको मेरे दोस्त मिस्टर शर्लक होम्स के पास चलना चाहिए, पुलिस के पास जाने से पहले। ओह, मैंने उस व्यक्ति के बारे में सुना है, मेरे अतिथि ने जवाब दिया। और मैं बहुत आभार मानूंगा अगर उन्होंने ये मामला ले लिया, मगर बेशक मुझे पुलिस अधिकारियों की भी मदद लेनी चाहिए। क्या आप मेरा उनसे परिचय कराएंगे? उससे भी बेहतर, मैं खुद आपको उसके पास ले जाता हूं। मैं अभी से आपका आभारी हूं। मैं बगी बुलाता हूं और हम साथ में चलते। हम बिल्कुल ऐसे वक्त पहुंचेंगे जब उसके साथ थोड़ा नाश्ता कर पाएंगे। क्या ये आपके लिए ठीक रहेगा? हाँ, मुझे तब तक बेचैनी रहेगी जब तक मैं अपनी कहानी ना सुना दूं। ठीक है, तो मेरा नौकर बग्गी बुलवा देगा और मैं तुरंत आपके साथ होऊंगा। मैं तेजी से ऊपर गया और अपनी पत्नी को संक्षेप में सारा मामला समझाकर 5 मिनट बाद बग्गी में अपने नए साथी के साथ बेकर स्ट्रीट की ओर निकल पड़ा। शर्लक होम्स, जैसा कि मैंने सोचा था, अपनी बैठक में ड्रेसिंग गाउन पहने बैठकर द टाइम्स का श्रद्धांजलि वाला कॉलम पढ़ रहा था और पाइप से नाश्ते के पहले वाले कश ले रहा था, जिसमें पिछले दिन के न जले तंबाकू के अंश थे, जिन्हें संभाल कर सुखाया और जमा करके मेंटल पीस के कोने में रखा हुआ था। उसने हमारा अपने सीधे दोस्ताना अंदाज में स्वागत किया, ताजा सॉसेजेस और अंडे मंगवाए और हमारे साथ अच्छे से भोजन किया। इसके बाद उसने हमारे नए साथी को सोफे पर आराम से लेटाया, उसके सर के नीचे तकिया रखा और उसकी पहुंच में एक ग्लास ब्रांडी और पानी मिलाकर रखा।
यह समझना आसान है कि आपका अनुभव आम नहीं है मिस्टर हैदरली, उसने कहा। कृपया लेट जाइए और इसे अपना ही घर समझिए। जो बता सकते हैं बताइए, मगर जब थक जाएं तो रुकिए और शक्ति बनाए रखने के लिए थोड़ा उत्तेजक लीजिए। शुक्रिया, मेरे मरीज ने कहा। मगर जब से आपके डॉक्टर ने मेरी पट्टी की है, मैं एक अलग ही आदमी के जैसा महसूस कर रहा हूं और आपके नाश्ते ने इलाज पूरा कर दिया है। मैं आपका कीमती समय कम से कम लूंगा तो अपने अनूठे अनुभव के बारे में बताना शुरू करता हूं। होम्स अपनी बड़ी सी आराम कुर्सी पर थका हुआ, भारी पलकों वाला भाव लिए बैठा, जो उसकी उत्सुक और उत्साही प्रकृति को ढक रहा था। वहीं मैं उसके सामने बैठा था और हमने चुपचाप वो अजीब कहानी सुनी जो हमारे अतिथि ने हमें सुनाई। आप जानते होंगे, उसने कहा, कि मैं अनाथ और कुंवारा हूं और अकेले लंदन में रहता हूं। पेशे से हाइड्रोलिक इंजीनियर हूं और मुझे अपने काम का अच्छा अनुभव उन 7 सालों से है जब मैं वेनर एंड मैथेसन के साथ काम सीख रहा था, जो ग्रीनविच की एक जानी मानी कंपनी है। 2 साल पहले ये समय काटने के बाद मैं अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए तत्पर था और मैंने विक्टोरिया स्ट्रीट में व्यावसायिक जगह ले ली। मेरे ख्याल में सभी को अपने स्वतंत्र व्यवसाय की शुरुआत में सुनसान सा अनुभव होता है। मेरे मामले में ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा था। 2 सालों में मैंने 3 परामर्श और एक छोटा सा काम ही किया था और मेरे पेशे ने मुझे बस यही दिया है। मेरी औसत कमाई 27 पाउंड 10 शिलिंग थी। हर दिन सुबह 9 बजे से दोपहर को 4 बजे तक मैं अपनी जगह पर इंतजार करता था, जब तक अंत में मेरा दिल बैठने लग गया और मुझे यकीन हो गया कि मेरा अपना व्यवसाय होना ही नहीं चाहिए। मगर कल जब मैं दफ्तर से निकलने की सोच ही रहा था, मेरे क्लर्क ने आकर बताया कि एक सज्जन इंतजार कर रहे थे जो मुझसे काम के सिलसिले में मिलना चाहते थे। वो उनके नाम का पर्चा भी लाया था। उस पर कर्नल लिसेंडर स्टार्क नाम कुरेदा हुआ था। क्लर्क के पीछे कर्नल भी आए, एक मध्यम नाप का आदमी, मगर बहुत ही पतला। मुझे नहीं लगता कि मैंने उनसे पतला आदमी देखा है। उनका पूरा चेहरा नाक और ठुड्डी के कारण नुकीला सा लग रहा था और गालों की हड्डियां निकली हुई थी जिन पर त्वचा खींची हुई थी। फिर भी यह दुर्बलता उनकी प्राकृतिक आदत लग रही थी और किसी बीमारी के कारण नहीं थी, क्योंकि उनकी आंखें चमकीली, चाल तेज और ढंग पक्का था। उसने साधारण पर सभ्य कपड़े पहने हुए थे और मेरे हिसाब से उसकी उम्र 30 से ज्यादा 40 के आसपास की थी। मिस्टर हेदरली, उसने जर्मन एक्सेंट में कहा। मिस्टर हेदरली, मुझे यह कहकर आपका सुझाव दिया गया है कि आप न सिर्फ अपने काम में निपुण हैं, बल्कि शांत और राज रखने में भी काबिल हैं। मैं किसी जवान आदमी की तरह अपनी ऐसी तारीफ सुनकर खुश हुआ और झुका। क्या मैं जान सकता हूं कि किसने आपको मेरे चरित्र के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई हैं? शायद बेहतर होगा मैं आपको अभी ये न बताऊं। मुझे उसी व्यक्ति से यह भी पता चला कि आप अनाथ और कुंवारे दोनों हैं और लंदन में अकेले रहते हैं। यह सच है, मैंने जवाब दिया। मगर माफ कीजिएगा, मैं नहीं समझ पा रहा कि इसका मेरे पेशे की कुशलता से क्या लेना देना है। मैं समझता हूं कि आप मुझसे काम के सिलसिले में ही बात करना चाहते थे। बेशक, मगर आप जानेंगे कि मैं सारी मुद्दे की ही बातें करता हूं। मेरे पास आपके लिए व्यवसाय से जुड़ा ही काम है, मगर इसमें बेहद गोपनीयता जरूरी है। आप समझिए, बेहद गोपनीयता। और बेशक हम एक अकेले आदमी से उस आदमी के मुकाबले ज्यादा उम्मीद रख सकते हैं जो अपने परिवार के बीच रहता हो, अगर मैं गुप्त रखने का वादा करूं। मैंने कहा, आप मेरे ऐसा करने पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। उसने मेरी ओर कठोरता से देखा और मुझे लगा कि मैंने इससे ज्यादा शक्की और सवालों भरी आंखें कभी ना देखी हूं। तो क्या आप वादा करते हैं? उसने आखिरकार पूछा। हां, वादा करता हूं। संपूर्ण और बिल्कुल गोपनीयता काम के पहले, दौरान और बाद। इस विषय का कोई उल्लेख नहीं, न शब्दों में न लिखकर। मैं आपको वचन दे चुका हूं। बहुत अच्छे। वो अचानक से उठ खड़ा हुआ और कमरे में बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़कर उसने दरवाजा जोर से खोला। बाहर का गलियारा खाली था। ठीक है, उसने वापस आते हुए कहा। मैं जानता हूं कि कभी कभी कर्मचारी मालिक के मामलों को लेकर ज्यादा उत्सुक होते हैं। अब हम सुरक्षित रूप से बात कर सकते हैं। उसने अपनी कुर्सी मेरे पास खींची और मुझे उसी सवालों और विचारों भरे नजरिए से घूरना शुरू कर दिया। उस दुर्बल से आदमी की अजीब हरकतों से मेरे अंदर घृणा का भाव और डर जैसा कुछ पनपने लगा था।
ग्राहक खो देने का डर भी मुझे अपनी बेताबी दिखाने से रोक नहीं पाया। कृपया अपने काम के बारे में बताएं सर, मैंने कहा, क्योंकि मेरे समय का मूल्य है। भगवान मुझे इस आखिरी वाक्य के लिए माफ करे, मगर वो शब्द मेरे होठों पर आ गए थे। एक रात के काम के 50 गिनीज आपके लिए कैसे रहेंगे? उसने पूछा। बहुत अच्छे, मैं एक रात का काम कह रहा हूं, मगर 1 घंटा काम का कहना ज्यादा सही होगा। मैं बस एक हाइड्रोलिक स्टैंपिंग मशीन को लेकर आपका मत जानना चाहता हूं, जो कि खराब हो गया है। अगर आप दिखा पाएं कि उसके साथ क्या गलत है, हम खुद ही उसे ठीक कर लेंगे। ऐसे काम के बारे में आप क्या सोचते हैं? काम हल्का और दाम बहुत भारी है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम चाहेंगे कि आप आज रात की आखिरी रेलगाड़ी से आएं। कहां? आइफोर्ड बर्कशायर। यह जगह ऑक्सफोर्डशायर की सीमा के पास है और रीडिंग से 7 मील है। पेडिंगटन से एक गाड़ी है जो आपको वहां लगभग 11:15 तक पहुंचा देगी। बहुत अच्छे, मैं बगी में आकर आपसे मिलूंगा। तो वहां तक पहुंचने के लिए सफर करना होगा? हाँ, हमारी छोटी सी जगह गांव से काफी बाहर है, आइफोर्ड स्टेशन से कुछ 7 मील दूर। फिर तो हम वहां आधी रात के पहले नहीं पहुंच पाएंगे। वापसी की ट्रेन पकड़ने की कोई संभावना नहीं होगी। मैं वहां रात भर रुकने को मजबूर हो जाऊंगा। हाँ, हम आसानी से आपको आरामदायक जगह दे सकते हैं। ये काफी अटपटा है। क्या मैं किसी ज्यादा योग्य समय पर नहीं आ सकता? हमने निर्णय लिया है कि देरी से आना ही सबसे अच्छा होगा। हम आपके जैसे जवान और अनजान आदमी को आपके उठाए खेत की भरपाई करने के लिए ही ऐसा दाम दे रहे हैं, जो आपके पेशे के उच्च दर्जे के लोगों का मत लेने के लिए दिया जाता है। मगर फिर भी अगर आप इस काम से पीछे हटना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए अभी भी समय है। मैंने उस 50 गिनीज के बारे में सोचा और सोचा कि ये मेरे लिए कितने काम के होंगे। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा, मैं आपकी इच्छाओं के हिसाब से चलने के लिए तैयार हूं, मगर मैं चाहूंगा कि थोड़े और अच्छे से समझ पाऊं कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। बिल्कुल, यह स्वाभाविक है कि जो गोपनीयता का संकल्प हमने आपसे करवाया है उसने आपकी उत्सुकता जगा दी होगी। मैं आपसे कोई वादे नहीं करवाऊंगा जब तक आपके सामने सारी बातें न रख दूं। हम जासूसों से पूरी तरह सुरक्षित है ना? पूरी तरह। तो मामला कुछ ऐसा है, आप शायद जानते होंगे कि मुल्तानी मिट्टी बड़ा कीमती उत्पाद है, और यह भी कि ये इंग्लैंड में 1-2 जगह पर ही मिलता है। मैंने सुना है। कुछ समय पहले मैंने एक छोटी सी जगह खरीदी थी, एक बहुत छोटी सी जगह, रीडिंग 1 से 10 मील के अंदर। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अपने एक मैदान में मुल्तानी मिट्टी की खदान मिली, मगर जांचने पर मुझे पता चला कि ये भंडार काफी छोटा और वो दाईं और बाईं तरफ के ज्यादा बड़ी खदान के बीच का जोड़ है। मगर ये दोनों तरफ के भंडार मेरे पड़ोसियों की जमीन पर है। इन सज्जन लोगों को बिल्कुल नहीं पता था कि उनकी जमीन पर कुछ ऐसा है जिस पर सोने से भी ज्यादा कीमती कुछ है। स्वाभाविक है कि मुझे उनकी जमीन खरीदने की इच्छा हुई, इससे पहले कि वो इसकी असली कीमत जान पाए। मगर दुर्भाग्यवश मेरे पास ऐसा करने के लिए कोई साधन नहीं है। मैंने अपने कुछ दोस्तों को यह राज बताया और उन्होंने सलाह दी कि हमें चुपचाप और गोपनीयता से अपने भंडार का इस्तेमाल करना चाहिए और पैसा जमा करना चाहिए ताकि हम पड़ोसियों की जमीन खरीद पाएं। हम कुछ समय से यही कर रहे हैं और अपने काम में मदद करने के लिए हमने एक हाइड्रोलिक प्रेस खड़ी की है। ये प्रेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, खराब हो गई है और हम इस विषय पर आपकी सलाह लेना चाहेंगे। हम अपने राज की बड़ी सतर्कता से सुरक्षा करते हैं, मगर यदि एक बार भी ये बात पता चल गई कि हमारे छोटे से घर में हाइड्रोलिक इंजीनियर्स आते हैं तो सारे तथ्य बाहर आ जाएंगे, जिससे ये मैदान खरीदने की और अपनी योजना पूरी करने की संभावना को अलविदा कहना होगा। इसलिए मैंने आपसे वादा लिया है कि आप किसी भी इंसान से नहीं कहेंगे कि आज रात आप आइफोर्ड स्टेशन जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने सारी बातें साफ कर दी हैं। मैं समझ गया हूं, मैंने कहा। बस एक बात जो मेरी समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि आप मुल्तानी मिट्टी निकलवाने में हाइड्रोलिक प्रेस का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे मेरे ख्याल से गड्ढे से कंकड़ों की तरह खोद कर निकाला जाता है। उसने टालते हुए कहा, हमारा अपना तरीका है। हम मिट्टी को दबाकर ईंट बनाते हैं ताकि उसे निकाल सकें, ये बिना दिखाए कि वो क्या है। मगर ये तो बस एक बिंदु है। मैं आपको पूरी तरह भरोसे में ले चुका हूं मिस्टर हैदरली, और मैंने आपको दिखा दिया है कि मैं भी आप पर भरोसा करता हूं। वो बोलते हुए उठे। फिर मैं 11:15 आइफर्ड में आपकी राह देखूंगा। मैं वहां आऊंगा और किसी से एक शब्द भी नहीं कहना है। उसने सवाल भरी निगाहों से लंबी देर तक मुझे घूरा और फिर ठंडा नम हाथ दबाकर कमरे से तेजी से निकल गया।
जब मैंने इस सबके बारे में ठंडे दिमाग से सोचा, आप दोनों समझ सकते हैं कि मुझ पर सौंपे गए ऐसे अचानक से मिले काम को देखकर मैं काफी चौंक गया था। बेशक एक और मैं खुश था, क्योंकि दाम उससे 20 गुना था जो मैंने अपनी सेवाओं के लिए निर्धारित किया था, और यह भी संभावना थी कि इसके कारण मुझे और काम भी मिल सकता था। वहीं दूसरी ओर मेरे ग्राहक का चेहरा और उसके तरीके ने मुझ पर एक बुरा असर डाला था, और मुझे नहीं लग रहा था कि मुल्तानी मिट्टी वाली यह कहानी मेरी आधी रात में जाने की जरूरत समझने के लिए काफी थी। साथ ही उसकी इस बात की चिंता कि कहीं मैं किसी को अपने काम के बारे में बता ना दूं। मगर मैंने अपना सारा डर भगाकर भरपूर खाना खाया, पैडिंगटन गया और निकल पड़ा। उसकी बातों का एक एक अक्षर उसी तरह मानते हुए जैसे मैंने जुबान दी हो। रीडिंग में मुझे सिर्फ बगी ही नहीं, स्टेशन भी बदलना था, मगर मैं इस समय से आइफर्ड की आखिरी गाड़ी के लिए पहुंच गया, और मैं उस हल्की सी रोशनी वाले स्टेशन पर 11 बजने के कुछ देर पहले पहुंचा। वहां पहुंचा मैं इकलौता यात्री था, और वहां कोई भी नहीं था सिवाय एक सुस्त कुली के। मगर जैसे ही मैं फाटक से होकर गुजरा, मुझे वहां सुबह मिला साथी परछाइयों में खड़ा दूसरी ओर इंतजार करता नजर आया। बिना कुछ कहे उसने मेरी बांह पकड़ी और मुझे तेजी से बग्गी में ले गया, जिसका दरवाजा खुला था। उसने दोनों तरफ की खिड़कियां बंद की, लकड़ी की दीवार खटखटाई, और हम उतनी तेजी से निकल पड़े जितनी तेजी से वो घोड़ा भाग सकता था। एक घोड़ा? होम्स ने पूछा। हाँ, सिर्फ एक। क्या आपने उसके रंग पर ध्यान दिया था? हाँ, मैंने सड़क की बत्ती से देखा था जब मैं बग्गी में चढ़ रहा था। बतूल के जैसा भूरा था। थका हुआ था या ताजा? तरोताजा और चमकदार। शुक्रिया। बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूं। कृपया अपना दिलचस्प बयान जारी रखें। हम निकल पड़े और कम से कम 1 घंटे के लिए चलते रहे। कर्नल लिसेंडर स्टार्क ने कहा कि यह सिर्फ 7 मील का सफर था, मगर जिस गति से हम जा रहे थे और हमें जितना समय लगा, उससे मुझे लगता है कि लगभग 12 मील का सफर रहा होगा। वो मेरे पास चुपचाप बैठे हुए थे, और क्योंकि एक से ज्यादा बार मैंने उनकी ओर देखा था, मैं जानता था कि वो मुझे बड़ी गंभीरता से देख रहे थे। दुनिया के इस हिस्से की कच्ची सड़कें बहुत बेकार थीं, क्योंकि हम बुरी तरह धक्के खाते और उछलते हुए जा रहे थे। मैंने खिड़की से बाहर देखकर जानने की कोशिश की कि हम कहाँ हैं, मगर वो कांच धुंधले थे और कभी कभी निकलती धुंधली तीव्र रोशनी के अलावा कुछ नजर नहीं आया। कुछ देर में मैं एक सारता मिटाने के लिए कुछ कहता, मगर कर्नल एक शब्दों में जवाब देते और बातचीत ढीली पड़ जाती। मगर आखिरकार ऊबड़ खाबड़ रास्ते की जगह चिकनी कंकड़ों की बनी पक्की सड़क आई और बग्गी रुक गई। कर्नल लिसेंडर स्टार्क उसमें से बाहर कूदे, और जैसे ही मैंने भी ये किया, उन्होंने मुझे जल्दी से खींचकर उस बरामदे में लाया जो सामने घूरता खड़ा था। ऐसा लगा जैसे हमने बग्गी से निकलकर सीधे घर के हॉल में कदम रखा है। तो मैं घर के आंगन का जरा भी नजारा नहीं देख पाया। जैसे ही मैंने घर की दहलीज पार की, मेरे पीछे दरवाजा जोर से पटका गया और बग्गी के चलते हुए चक्कों की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दी। घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, और कर्नल माचिस की खोज में बड़बड़ाता हड़बड़ा रहा था। एकदम से गलियारे के दूसरे छोर का दरवाजा खुला और रोशनी की एक लंबी सुनहरी रेखा हमारी दिशा में आई। वो बढ़ती गई और एक औरत हाथ में लालटेन लिए आई, जो उसने सर के ऊपर पकड़ रखा था, और वो मुंह आगे करके हमें देख रही थी। मैंने देखा कि वो सुंदर थी, और उसके अंधेरे ड्रेस पर चमकती रोशनी से मैं देख पा रहा था कि उसका कपड़ा काफी महंगा था। वो किसी विदेशी भाषा में सवाल पूछने के स्वर में बोली, और मेरे साथी ने एक रूखे शब्द में जवाब दिया, जिससे वो औरत इस तरह चौंक गई कि उसके हाथ से लालटेन गिरने ही वाली थी। कर्नल स्टॉक उसके पास गए, उसके कान में कुछ बोले, और उन्होंने उसे धक्का मारकर फिर उसी कमरे में पहुंचा दिया जहां से वो आई थी। फिर उसी का लालटेन हाथ में लेकर मेरी ओर चलकर आए। कृपया आप इस कमरे में इंतजार करने की मेहरबानी करें, उसने कहा, और तेजी से दूसरा दरवाजा खोला। वो एक शांत, छोटा और साधारण सामान से भरा कमरा था, जिसके बीच में गोल मेज थी और उस पर कई जर्मन किताबें फैली हुई थीं। कर्नल स्टॉक ने लालटेन को दरवाजे के पास हारमोनियम के ऊपर रखा। मैं आपको एक पल भी इंतजार नहीं करने दूंगा, ये कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। मैंने मेज पर रखी किताबों पर नजर फेरी, और जर्मन न जानने पर भी मैं देख सकता था कि उनमें से 2 विज्ञान के बारे में थी। फिर मैं खिड़की के पास से गुजरा, इस उम्मीद में कि गांव का नजारा देख पाऊं, मगर बतूल का एक भारी रूप से बंद किया हुआ फाटक उस पर लगा था। वो अनूठी शांति वाला घर था। गलियारे में कहीं एक पुरानी घड़ी की टिक टिक जोर से सुनाई दे रही थी, मगर उसके अलावा एकदम सन्नाटा था।
मुझे बेचैनी सी होने लगी। ये जर्मन लोग कौन थे और ऐसे अजीब से इतने दूर बने घर में क्या कर रहे थे, और ये जगह थी कहां? मैं आइफोर्ड स्टेशन से लगभग 10 मील दूर था और बस इतना ही जानता था, मगर क्या ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम था, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। मगर क्योंकि रीडिंग और शायद बाकी बड़े नगर आसपास ही थे, ये जगह आखिरकार उतनी भी सुनसान नहीं थी। फिर भी ऐसी शांति से यह बात भी साफ थी कि हम ग्रामीण क्षेत्र में थे। मैं कमरे में आगे पीछे चक्कर लगा रहा था, हल्की आवाज में गुनगुनाते हुए हौसला रख रहा था, और यह महसूस कर रहा था कि मैं सचमुच 50 गिनीज का अपना दाम अच्छी तरह कमा रहा था। अचानक सन्नाटे के बीच किसी आवाज के साथ उस कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। उस खाली जगह में वो औरत खड़ी हुई थी। हॉल का अंधेरा उसके पीछे और मेरी लालटेन की पीली रोशनी उसके उत्सुक खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी। मैं देख पा रहा था कि वो डर से बेचैन थी, और उस दृश्य ने मेरे दिल को भी झकझोर कर रख दिया। उसने एक उंगली उठाकर मुझे चुप रहने की चेतावनी दी, और उसने टूटी फूटी अंग्रेजी के कुछ शब्द मेरी ओर फेंके। उसकी आंखें एक डरे हुए घोड़े की तरह और अपने पीछे की बेबसी को देख रही थीं। मैं चली जाती, उसने कहा। मुझे लगा वो शांति से बात करने की बहुत कोशिश कर रही थी। मैं चली जाती, मैं यहां नहीं रुकती, यहां तुम्हारे करने के लिए कुछ अच्छा नहीं है। मगर मैडम, मैंने कहा, मैंने अभी तक वो नहीं किया जो मैं करने आया हूं। मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक मशीन देख ना लूं। रुकने का कोई फायदा नहीं होगा, वो बोलती रही। आप दरवाजे से निकल सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। और फिर मुझे मुस्कुराकर सिर हिलाता देखकर वो अपनी हिचकिचाहट को हटाकर आगे की ओर कूदी। उसने अपने हाथ दबोच रखे थे। भगवान के नाम पर, वो फुसफुसाई, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, भाग जाओ। मगर मैं दृढ़ प्रकृति वाला हूं और ऐसे काम में शामिल होने के लिए तैयार हूं जिसके रास्ते में कोई कठिनाइयां आए। मैंने अपने 50 गिनी के दाम, थकाने वाले सफर और आगे आने वाली खिजाने वाली रात के बारे में सोचा। क्या यह सब बेफिजूल था? मैं बिना अपना काम किए क्यों भाग निकलूंगा, और उस रकम के बिना जिसका मुझसे वादा किया गया था? जहां तक मैं जानता था वो औरत झक्की भी तो हो सकती थी। मैंने सख्ती से अपना सर हिला दिया, भले ही उसके तरीके ने मुझे हिला डाला था। वो फिर दलीलें देना शुरू करने ही वाली थी कि ऊपर दरवाजा जोर से बंद हुआ और सीढ़ियों से नीचे आने की कई पैरों के चलने की आवाजें आईं। उसने कुछ देर तक सुना, फिर हारने का संकेत देते हुए अपने हाथ उठाए और वहां से बिल्कुल अचानक और कम से कम आवाज करती हुई गायब हो गई। आए हुए नए लोग कर्नल लिसेंडर स्टार्क और एक छोटा सा मोटा आदमी थे जिसकी मखमल जैसी दाढ़ी उसकी 2 ठोड़ियों के बीच से उगी बाहर निकल रही थी। उनका परिचय मुझे मिस्टर फर्ग्यूसन के नाम से दिया गया। ये मेरे सेक्रेटरी और प्रबंधक हैं, कर्नल ने कहा। वैसे मुझे लगा था कि मैंने अभी दरवाजा बंद किया था। माफ करना, आपको हवा लगी होगी। बल्कि मैंने कहा, मैंने खुद ही दरवाजा खोला था क्योंकि बंद कमरे में दम सा घुट रहा था। उन्होंने मेरी ओर शक भरी निगाहों से देखा। तो फिर बेहतर होगा कि हम काम की ओर बढ़ें, उन्होंने कहा। मिस्टर फर्ग्यूसन और मैं आपको मशीन देखने ले जाएंगे। तो बेहतर होगा कि मैं टोपी पहन लूं। ओ नहीं, वो घर में ही है। क्या आप मुल्तानी मिट्टी घर में खोद रहे हैं? नहीं नहीं, यहां हम उसे दबाते हैं। मगर आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप मशीन को जांचें और हमें बताएं कि इसमें क्या खराबी है। हम एक साथ ऊपर गए, पहले लालटेन लेकर कर्नल, फिर मोटा प्रबंधक और उसके पीछे मैं। वो भूल भुलैया जैसा पुराना घर था जिसमें गलियारे, ढलान, तंग घुमावदार सीढ़ियां और छोटे छोटे और नीचे दरवाजे थे जिनकी दहलीज उन्हें पार करने वाले कई वंशों ने खोखली कर दी थी। निचली मंजिल के अलावा किसी पर भी न कोई गलीचे थे और न ही सामान का कोई नामो निशान था। दीवारों से प्लास्टर छिल गया था और सीलन हरे मैले धब्बों में अंदर घुसी हुई थी। मैंने निश्चिंत दिखने की पूरी कोशिश की, मगर मैं उस औरत की दी चेतावनियां नहीं भूला था। भले ही मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था और मैं दोनों आदमियों पर कड़ी नजर रख रहा था। फर्ग्यूसन गमगीन और शांत आदमी लग रहा था, मगर जितना उसने कहा था उससे कम से कम मैं इतना तो जान गया था कि वो भी मेरे जैसा आम ही था। आखिरकार कर्नल लिसेंडर स्टार्क एक छोटे दरवाजे पर आकर रुके जिसका ताला उन्होंने खोला। उसके अंदर एक छोटा सा चौकोर कमरा था जिसमें हम तीनों एक समय पर बड़ी मुश्किल से रह पाते। फर्ग्यूसन बाहर ही रुका और कर्नल मुझे अंदर ले गए। अब हम, उसने कहा, हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर हैं
और बड़ा ही बुरा होगा अगर किसी ने इस वक्त इसे चालू कर दिया। इस कमरे की छत दरअसल प्रेस के निचले हिस्से का छोर है और कई टन की ताकत से ये नीचे की ओर इस धातु की फर्श पर आती है। बाहर पानी की लगी एक के बाद एक नलियां हैं जो पानी का दबाव झेलती हैं और उसे बढ़ाकर उस जोरदार तरीके से आगे भेजती हैं जिससे आप वाकिफ हैं। मशीन चल तो रही है मगर इसका काम जरा ढीला पड़ गया है और इसकी ताकत कुछ तो कम हो गई है। शायद आप इसे देखने की मेहरबानी करेंगे और दिखा पाएंगे कि हम इसे कैसे ठीक करें। मैंने उससे लालटेन लिया और मशीन को बड़ी बारीकियों से परखा। वो बेशक बहुत बड़ी थी और काफी ताकत लगाने की क्षमता रखती थी, मगर जब मैं बाहर निकला और मैंने इसे काबू करने वाला लीवर खींचा, मैं एक बार में उसकी विश की आवाज सुनकर समझ गया कि इससे पानी रिस रहा था जो उसे सिलेंडर की तरफ एक तरफ ऊपर की ओर फेंक रहा था। जांचने पर पता चला कि एक इंडिया रबर बैंड था जो ड्राइविंग रॉड के ऊपर के हिस्से पर बंधा हुआ था। वो सिकुड़ गया था और उस सॉकेट को पूरी तरह नहीं भर पा रहा था जिसके साथ वो काम करता है। बेशक यही ताकत के कम होने का कारण था और मैंने अपने साथियों को बताया, जिन्होंने मेरी बातों को बड़ी गौर से सुना और कई ऐसे सवाल पूछे जिनसे वो जान सकें कि उन्हें इसे ठीक से कैसे करना होगा। जब मैंने ये बातें उन्हें साफ तौर पर समझा दी, मैं मशीन के मुख्य कमरे में अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए फिर पहुंच गया। एक नजर में देखकर साफ था कि मुल्तानी मिट्टी वाली कहानी बिल्कुल बकवास थी, क्योंकि यह मानना बेवकूफी होगी कि इतने शक्तिशाली इंजन को इतने जरा से काम के लिए बनाया गया होगा। दीवारें लकड़ी की थीं, मगर फर्श एक बड़े लोहे के डब्बे की बनी थी और जब मैंने करीब से जांचा तो पाया कि उस पर धातु के अंशों की सतह थी। मैं झुक गया था और उसे कुरेदने लगा था, ये जानने के लिए कि वो था क्या। जब मैंने जर्मन में फुसफुसाते उत्तेजित शब्द सुने और कर्नल का लाश जैसा चेहरा अपने आप को देखता पाया। तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा। मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि इतनी बड़ी कहानी सुनाकर मुझे गुमराह किया गया था। मैं आपकी मुल्तानी मिट्टी को निहार रहा था, मैंने कहा। मुझे लगता है कि मैं आपको मशीन के बारे में बेहतर सलाह दे पाऊंगा अगर मुझे इसके असली इस्तेमाल का कारण पता चलेगा। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे वैसे ही उन पर पछताया। उसके चेहरे का भाव कठोर हो गया और उसकी धूसर आंखों में भयानक रोशनी चमक उठी। ठीक है, उसने कहा, तुम्हें मशीन के बारे में सब कुछ पता चलेगा। उसने एक कदम पीछे लिया, छोटा सा दरवाजा पटका और ताले की चाबी घुमाई। मैं उसकी ओर दौड़ा और मैंने हैंडल खींचा, मगर वो हिला भी नहीं। उस दरवाजे के ऊपर मेरे धक्कों और लातों का कोई असर नहीं हुआ। हेलो, मैं चिल्लाया। हेलो कर्नल, मुझे बाहर निकालो। और फिर सन्नाटे में मैंने एक ऐसी आवाज सुनी जिससे मेरा दिल बैठ गया। वो लीवर का खड़कना और टपकते सिलेंडर के स्विश की आवाज। उसने इंजन चालू कर दिया था। फर्श पर रखा लालटेन वही था जहां मैंने उसे जांच करते वक्त रखा था। उसकी रोशनी में मैंने देखा कि उसकी काली छत नीचे की ओर आ रही थी, धीरे झटके से। मगर मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता था कि वो ऐसी ताकत से नीचे आ रही थी कि 1 मिनट में मुझे पीस कर मेरा कचूमर बना देगी। मैंने अपने आप को दरवाजे पर फेंका, चिल्लाया और अपने नाखून से ताला नोच रहा था। मैंने कर्नल से मुझे बाहर निकालने की मिन्नतें की, मगर उन बेरहम लीवर्स की आवाज ने मेरी आवाज गुम कर दी। छत मेरे सिर से 1 या 2 फुट ऊपर ही थी और मैं हाथ उठाकर उसकी कठोर खुरदरी सतह को महसूस कर पा रहा था। फिर मेरे दिमाग में यह बात चमकी कि मौत का कितना दर्द होगा, यह बात मेरी मुद्रा पर निर्भर होगी। अगर चेहरे के बल लेटा तो हो सकता है कि मेरी रीढ़ की हड्डी पर वजन आए और उस दर्दनाक चटकने के बारे में मैं सोच के ही कांप जाता हूं। शायद दूसरे तरीके से ही आसान हो, मगर क्या मेरे अंदर सीधे लेटकर उस काली परछाई को देखने की हिम्मत थी? मैं पहले ही सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था कि मेरी आंखें एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने फिर से मेरे दिल में उम्मीद जगा दी। मैंने कहा कि भले ही फर्श और छत धातु की बनी थी, दीवारें लकड़ी की थीं। जैसे ही मैंने तेजी से एक बार हर जगह नजर दौड़ाई, मैंने 2 तख्तों के बीच से पीली रोशनी की एक रेखा देखी जो बढ़ती गई और बढ़ती ही गई, जैसे जैसे एक छोटी सी खिड़की पीछे की ओर खिसक रही थी। एक पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ कि वाकई ऐसा दरवाजा है जो मुझे मौत से दूर ले जाएगा। अगले ही पल मैंने अपने आप को उस खिड़की से बाहर फेंका और आधी बेहोशी में आगे की ओर गिर पड़ा। वो खिड़की मेरे पीछे बंद हो गई थी, मगर लैंप के टूटने और कुछ देर बाद धातु के 2 हिस्सों के साथ आने की खड़खड़ाती आवाज से मुझे समझ में आया कि मैं मौत के कितने करीब होते हुए बच निकला था। फिर मेरा ध्यान
फिर से अपने ऊपर मेरी मुट्ठी पर जोरदार खिंचाव से आया और मैंने अपने आप को तंग गलियों की पत्थर की फर्श पर पाया। जब एक औरत मेरे ऊपर झुकी और उसने मेरे बाएं हाथ को खींचा, वहीं दाएं हाथ में मोमबत्ती पकड़कर वो खड़ी थी। ये वही शुभ चिंतक थी जिसकी चेतावनी को मैंने पहले बेवकूफों की तरह नकार दिया था। चलो चलो, वो हाँफती हुई चिल्लाई। वो एक पल में यहां आ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि तुम यहां नहीं हो। कीमती वक्त बर्बाद मत करो और चलो। कम से कम इस बार तो मैंने उसकी सलाह को नहीं नकारा। मैंने अपने पैर घसीटे और उसके साथ गलियारे में भागा और फिर घुमावदार सीढ़ियों से नीचे गया। सीढ़ी से हम घर में एक और चौड़े रास्ते पर पहुंचे और जैसे ही वहां पहुंचे हमें दौड़ते पैरों की आवाज सुनाई दी। फिर दो लोगों के चिल्लाने की आवाज आई, जिनमें से एक दूसरे की बात का जवाब दे रही थी। एक उस मंजिल से जिस पर हम थे और एक हमारे नीचे से। मेरी सहायक रुक गई और उसने इधर उधर इस तरह से देखा जैसे उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो गई हो। फिर उसने वो दरवाजा पटक के खोला जो एक कमरे में ले जाता था, जिसकी खिड़की से चमकता चांद नजर आ रहा था। तुम्हारे पास यही मौका है, उसने कहा। यह ऊंचा है मगर हो सकता है कि तुम इससे कूद पाओ। उसने जैसे ही कहा, रास्ते के अंत में अचानक एक रोशनी नजर आई और मैंने कर्नल लिसेंडर स्टार्क की पतली सी आकृति को एक हाथ में लालटेन और दूसरे में कसाई के बड़े छुरे जैसे हथियार को लिए आते देखा। मैं कमरे में भागा, उसकी खिड़की खोली और मैंने बाहर देखा। चांद की रोशनी में बाग कितना शांत, सुंदर और संपूर्ण लग रहा था। और ये 30 फीट से ज्यादा ऊंचा नहीं होगा। मैं खिड़की की दहलीज पर चढ़ा, मगर तब तक हिचकिचाता रहा जब तक मैंने अपनी बचाने वाली और मुझे मारने वाले के बीच की बातें न सुनी। अगर वो उसे नुकसान पहुंचाता तो कोई भी जोखिम उठाकर मैं वापस जाकर उसकी सहायता करने के लिए तत्पर था। मैंने ये सोचा ही था कि दरवाजे पर पहुंच गया और उस औरत को धकेल कर आगे बढ़ा, मगर उस औरत ने उसके हाथों से उसे पकड़कर पीछे खींचने की कोशिश की। फ्रिट्स, फ्रिट्स, वो अंग्रेजी में चिल्लाई। पिछली बार का अपना वादा याद करो, तुमने कहा था ऐसा दोबारा नहीं होगा। वो छुपा रहेगा, अरे वो छुपा रहेगा। तुम पागल हो एलिस, वो चिल्लाया। वो उससे छुटकारा पाने के लिए छटपटाता जा रहा था। तुम हमारी बर्बादी का कारण बनोगी। वो बहुत कुछ देख चुका है, छोड़ो मुझे। उसने औरत को एक तरफ धकेला और खिड़की की तरफ दौड़ते हुए उसने मेरे ऊपर भारी हथियार से वार किया। मैंने अपने आप को नीचे गिरने दिया और अब खिड़की की दहलीज पर हाथ से लटक रहा था कि तभी उसने फिर से वार किया। मैंने वो दर्द महसूस किया, मेरा हाथ छूटा और मैं नीचे बाग में जा गिरा। मैं गिरने से कांप गया था मगर घायल नहीं हुआ था। तो मैं उठा और जितनी हो सके उतनी तेजी से झाड़ियों की ओर भागा, क्योंकि मैं समझ रहा था कि अभी खतरा टला नहीं था। मगर दौड़ते हुए अचानक मुझ पर भयानक बेहोशी और बीमारी छा गई। मैंने अपने हाथ को देखा, वो दर्द से झन्ना रहा था और फिर पहली बार मैंने देखा कि मेरा अंगूठा कट चुका था और घाव से खून बह रहा था। मैंने उस पर अपना रुमाल बांधने की कोशिश की, मगर मेरे कान अचानक से बजने लगे और अगले ही पल मैं मरे हुए की तरह गुलाब के पौधों में बेहोश हो गया। मैं कितनी देर तक बेहोश था ये कह नहीं सकता। काफी ज्यादा समय रहा होगा, क्योंकि जब मुझे होश आया तब चांद ढल गया था और रोशन सुबह हो रही थी। मेरे कपड़े ओस से गीले हो गए थे और मेरे कोट की आस्तीन भी कटे हुए अंगूठे के घाव से निकले हुए खून से भीगी थी। उन्हें ठीक करते हुए मुझे पल भर में बीती रात के रोमांच के सारे अंश याद आ गए। मैं ये सोचकर उछल के खड़ा हो गया कि मैं अभी भी मेरे पीछे पड़े लोगों से सुरक्षित नहीं हूं। मगर ताज्जुब की बात है कि जब मैंने यहां वहां देखा, न घर और न ही बाग दिखाई दे रहा था। मैं सड़क के पास बाढ़ के खांचे में सोया हुआ था और उससे कुछ ही दूरी पर एक फैली हुई बिल्डिंग थी। वहां पूछने पर मुझे पता चला कि यह वही स्टेशन था जिस पर मैं कल रात आकर उतरा था। अगर हाथ में वो घाव न होता तो ऐसा लगता जैसे पिछले घंटों में हुई सारी चीजें एक भयानक सपना ही होंगी। आधा चौंका हुआ मैं स्टेशन में गया और मैंने सुबह की गाड़ी के बारे में पूछा। रीडिंग में एक गाड़ी घंटे भर में आने वाली थी। वही कुली ड्यूटी पर था जो कल रात वहां मौजूद था। मैंने उससे पूछा कि उसने कभी किसी कर्नल लिसेंडर स्टार्क के बारे में सुना है क्या। वो नाम उसके लिए अजनबी था। क्या उसने कल रात मेरे इंतजार में खड़ी कोई बग्गी देखी थी? नहीं, उसने नहीं देखी। क्या आसपास कोई पुलिस थाना था? 3 मील दूर एक था। मेरे जाने के लिए वो बहुत दूर था, क्योंकि मैं दुर्बल और बीमार था।
मैंने पुलिस को अपनी कहानी बताने से पहले तब तक रुकने का दृढ़ निर्णय लिया जब तक अपने शहर न पहुंच जाऊं। 6 बज के कुछ ही देर हुई थी जब मैं पहुंचा। तो मैं पहले अपने घाव की पट्टी कराने गया और डॉक्टर ने मुझे अपने साथ यहां लाने की मेहरबानी की। मैं ये केस आपके हाथों में सौंपता हूं और मैं वही करूंगा जैसा आप मुझे कहेंगे। यह अनूठी कहानी सुनने के बाद हम दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। फिर शर्लॉक होम्स ने शेल्फ से वही भारी भरकम किताबें निकाली जिसमें वो अखबार की कटिंग्स रखता था। इस विज्ञापन में आपको दिलचस्पी हो सकती है, उसने कहा। ये सारे अखबारों में 1 साल पहले आई थी। ये सुनिए। 9 तारीख को गायब हुए मिस्टर जेरेमिया हाइलिंग, उम्र 26 साल, एक हाइड्रोलिक इंजीनियर थे। अपने घर से रात 10 बजे निकले और तब से गायब हैं। पहने हुए कपड़े वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल से तब का किस्सा होगा जब कर्नल को पिछली बार मशीन ठीक करने की जरूरत पड़ी होगी। हे भगवान, मेरा मरीज चिल्लाया। इससे समझ में आया कि वो लड़की क्या कह रही थी। बेशक, बात साफ है कि कर्नल निर्दयी आदमी था जिसके पास और कोई चारा नहीं था, और वो इस बात के लिए बेहद तत्पर था कि उसके खेल के रास्ते में कुछ भी नहीं आना चाहिए, जैसे वो समुद्री चोर जो कब्जा किए हुए जहाज पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। खैर, अब हर पल कीमती है। अगर आपको ठीक लग रहा हो तो अब स्कॉटलैंड यार्ड के पास जाते हैं, इससे पहले कि हम आइफोर्ड के लिए निकलें। लगभग 3 घंटों बाद हम साथ में ट्रेन में थे। रीडिंग से लिटिल बर्कशायर गांव चल पड़े थे। वहां शर्लक होम्स, वो हाइड्रोलिक इंजीनियर, स्कॉटलैंड के इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट, साधारण कपड़ों में एक पुलिस अफसर और मैं, हम सब थे। ब्रैडस्ट्रीट ने सारी बारीकियों वाला नक्शा बिछा रखा था और अपना राउंडर लिए आइफर्ड पर गोला बनाकर उसके बीच का हिस्सा ढूंढने में व्यस्त था। ये रहा, उसने कहा। यह गोला गांव से 10 मील के रेडियस में बना है। जो जगह हम ढूंढ रहे हैं वो लगभग इस रेखा के आसपास होनी चाहिए। आपने 10 मील ही कहा था ना सर? घंटे भर का सफर था। और आपको लगता है कि वो इतनी दूर आपको वापस लेकर आए जब आप बेहोश थे? आए ही होंगे। मेरी याददाश्त इस बात को लेकर भी धुंधली है कि मुझे उठाकर कहीं और ले जाया गया होगा। मैं ये नहीं समझ पा रहा, मैंने कहा, कि उन्होंने आपको तब क्यों जाने दिया जब उन्होंने आपको बाग में बेहोश पड़ा पाया। शायद वो खलनायक उस औरत की मिन्नतों से कमजोर हो गया हो। मुझे नहीं लगता। मैंने उससे ज्यादा तत्पर आदमी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। ओ, ये हम जल्दी ही पता लगाएंगे, ब्रैडस्ट्रीट ने कहा। चलो, अब मैंने अपना गोला बना लिया है। अब बस काश ये जानता कि इसके किस बिंदु पर हमें वो लोग मिलेंगे जिनकी हमें तलाश है। मुझे लगता है कि मैं उस पर उंगली रख सकता हूं, होम्स ने शांति से कहा। सचमुच? इंस्पेक्टर चिल्लाया। तुमने मत बना लिया है? चलो देखते हैं कि कौन तुमसे सहमत है। मैं कहता हूं कि दक्षिण में होगा, क्योंकि वहां गांव ज्यादा सुनसान है। और मैं कहता हूं पूर्व, मरीज ने कहा। मुझे पश्चिम लगता है, साधारण कपड़ों वाले अफसर ने कहा। वहां कई सारे शांत गांव हैं। और मुझे उत्तर लगता है, मैंने कहा, क्योंकि वहां कोई पहाड़ियां नहीं है। और हमारे दोस्त ने कहा कि उसने बगी को ऊपर की ओर जाते महसूस नहीं किया था। देखो तो, इंस्पेक्टर हंसते हुए चिल्लाया। कितने अलग अलग मत हैं। हमने अपने बीच पूरे घेरे को चुन लिया है। तुम्हारा वोट किसको जाता है? तुम सब गलत हो। मगर हम सब गलत नहीं हो सकते। हां, बिल्कुल हो सकते हो। यही मेरा मुद्दा है। उसने अपनी उंगली गोले के बीचों बीच रखी। वो हमें यहां मिलेंगे। मगर 12 मील का सफर? हैदली ने कहा। 6 मील आना, 6 मील जाना आसान है। आप ही ने कहा था कि घोड़ा तरोताजा था जब आप आए। ऐसा कैसे होता अगर वो भारी सड़कों पर 12 मील चल चुका होता? बेशक ये चाल तो लगती है, ब्रैडस्ट्रीट ने सोचते हुए कहा। बेशक उस संगठन की प्रकृति पर कोई शक नहीं, जरा भी नहीं, होम्स ने कहा। वो बहुत बड़े दर्जे के सिक्के बनाने वाले हैं, और उस मशीन का इस्तेमाल वो धातु का मिश्रण बनाने के लिए करते हैं जिसका इस्तेमाल चांदी की जगह किया जाने लगा है।
हम कुछ समय से जानते थे कि किसी तो चालक संगठन का काम शुरू है, इंस्पेक्टर ने कहा। वो हजारों आधे क्राउन्स बना रहे होंगे। हमने रीडिंग तक भी उनका पता लगाया, मगर उससे आगे नहीं जा पाए, क्योंकि उन्होंने सारे सुराग इस तरह ढक लिए कि दिख गया कि वो पुराने खिलाड़ी हैं। मगर अब किस्मत से मिले अवसर के कारण मुझे लगता है कि हमने उन्हें पकड़ लिया है। मगर इंस्पेक्टर गलत था, क्योंकि उन अपराधियों की किस्मत में कानून के हाथ आना नहीं लिखा था। जैसे ही हम आइफर्ड स्टेशन पहुंचे, उस जगह के पेड़ों के पीछे से धुएं का एक बड़ा सा बादल उठता दिखाई दिया और पूरे दृश्य के ऊपर एक काले रोए जैसा लहरा रहा था। एक घर में आग लग गई? ब्रैड स्ट्रीट ने पूछा जैसे ही गाड़ी धुआं उड़ाते आगे बढ़ी। हां साहब, स्टेशन मास्टर ने बताया। कब लगी? मैंने सुना रात में लगी थी साहब, और भड़क गई और अब सारी जगह जल उठी है। कौन सा घर है? डॉक्टर बीचर का। मुझे बताइए, इंजीनियर बोल पड़ा। क्या डॉक्टर बीचर जर्मन हैं और बहुत पतले हैं और उनकी नाक लंबी और तीखी है? स्टेशन मास्टर जोर से हंसा। नहीं साहब, डॉक्टर बीचर अंग्रेज हैं और इस इलाके में और कोई आदमी नहीं है जिसके पास उनसे तंग वेस्ट कोट हो। मगर उनके साथ एक सज्जन रह रहे हैं, मेरे ख्याल से एक मरीज जो विदेशी हैं, और ऐसा लगता है जैसे उसे बर्कशायर का अच्छा गोश्त खाने की जरूरत है। स्टेशन मास्टर ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि सब आग की दिशा में दौड़ने लगे। वो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर था और हमारे सामने एक बड़ी सी सफेद रंग की इमारत थी, जिसकी हर खिड़की और खुली जगह से आग निकल रही थी, और बाग में 3 आग बुझाने वालों के इंजन उन लपटों से लड़ने की बेकार कोशिश कर रहे थे। यही है, हैदली बड़े उत्साह से चिल्लाया। वहां पत्थर का रास्ता है और गुलाब के पौधे हैं जहां मैं पड़ा था। उस दूसरी खिड़की में से मैं कूदा था। चलो, कम से कम, होम्स ने कहा, तुम्हें उनसे तुम्हारा बदला मिल गया। इसमें कोई सवाल नहीं है कि वो तुम्हारा तेल वाला लालटेन ही रहा होगा जो उस प्रेस में दब गया था और उसने लकड़ी की दीवारों में आग लगाई। और बेशक वो लोग तब तक आपका पीछा करने के लिए उतने उत्साहित रहे होंगे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। अब इस भीड़ में कल रात के तुम्हारे साथियों को ढूंढने के लिए आंखें खुली रखो, मगर मुझे डर है कि शायद अब तक वो सैकड़ों मील दूर निकल चुके होंगे। और होम्स का डर सच निकला, क्योंकि उस दिन से आज तक उस खूबसूरत औरत, डरावने जर्मन या उस मायूस अंग्रेज के बारे में कोई शब्द सुनाई नहीं दिया। उस दिन सुबह सुबह एक किसान को गाड़ी में भरे कई लोग और ढेर सारे भारी डब्बे मिले थे जो तेजी से रीडिंग की दिशा में जा रहे थे, मगर उन अपराधियों के सारे अंश गायब थे और होम्स की सरल बुद्धिमानी भी उनके पते के सुराग ढूंढने में नाकाम रही। आग बुझाने वाले अंदर की वो अजीब स्थिति देखकर काफी चकरा गए थे जो उन्हें मिली थी, और ये देखकर और भी ज्यादा चकरा गए थे कि दूसरे माले की खिड़की की दहलीज पर एक ताजा कटा हुआ अंगूठा मिला था। मगर सूरज के ढलने तक उनकी कोशिशें कामयाब हुईं और आग बुझ गई, मगर उससे पहले छत ढह गई और पूरी जगह इस तरह खंडहर हो गई कि कुछ मुड़े हुए सिलेंडर और लोहे की नालियों के अलावा उस मशीन का कोई अंश नहीं बचा था, जिसके कारण हमारे साथी के साथ इतना बुरा हुआ था। निकल धातु और टिन का बड़ा भंडार बाहर के घर में रखा मिला था, मगर कोई सिक्के नहीं मिले जो उन भारी डब्बों से समझाया जा सकता है जिसकी बात पहले ही की गई है। हमारा हाइड्रोलिक इंजीनियर बाग से उस जगह कैसे पहुंचा जहां उसे होश आया, ये हमेशा के लिए एक रहस्य बना रह जाता अगर वो छाप न मिली होती जो एक बड़ी सीधी कहानी बता रही थी। लग रहा था कि उसे 2 लोगों ने उठाया था, जिनमें से एक के पैर बहुत छोटे और दूसरे के बहुत अजीब तौर पर बड़े थे। यानी संभव था कि वो शांत अंग्रेज जो अपने साथी से कम हत्यारा लग रहा था, उसने बेहोश आदमी को खतरे से दूर करने में उस औरत का साथ दिया था। तो इंजीनियर ने पछताते हुए तब कहा जब हम वापस लौटने के लिए लंदन की गाड़ी में बैठे, मेरे लिए तो ये बड़े फायदे का सौदा रहा। अंगूठा भी गया और 50 गिनीज भी नहीं मिली, तो मुझे मिला क्या? अनुभव, होम्स ने हंसते हुए कहा। तुम जानते हो, एक तरह से काफी मूल्यवान है। बस अब तुम इसे अच्छे शब्दों में डाल दो ताकि बची हुई जिंदगी में लोग तुम्हारा ये मशहूर किस्सा सुनना चाहें।